हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के एग्जाम में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 17 सितंबर 2020 के शिफ्ट थर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किस जिला में चेचर एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल का उत्खनन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली। चेचर नामक पुरातात्विक स्थल बिहार राज्य के वैशाली जिले में स्थित है और इसे कोटी ग्राम समूह के रूप में भी जाना जाता है। और 1978 ईस्वी में इस स्थल की खुदाई हुई जिसमें 13 कालखंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से नवपाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक के ऐतिहासिक साक्ष्यों में एरोहेड, हेलन की मूर्ति, पॉलिशदार बर्तन, सेल्यूकस की पुत्री की मूर्ति, ब्लैक और रेड बेयर एवं बुद्ध तथा विष्णु की मूर्ति और पत्थर के औजार आदि मिले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा युग्म हर्यक वंश से सही संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिंबिसार एवं अजातशत्रु। बिंबिसार एवं अजातशत्रु का युग्म हर्यक वंश से जुड़ा है और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, जिसे कुड़िक उपनाम से भी जाना जाता है और उसका काल हर्यक वंश का चरमोत्कर्ष काल था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, उदयभद्र उत्तराधिकारी था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अजातशत्रु का। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयीन या उदयभद्र था। इसने भी राज सत्ता पर अधिकार अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके प्राप्त किया था और इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा हर्यक वंश की राजधानी गिरिब्रज के स्थान पर पाटलिपुत्र को बनाया। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा प्रदेश बिंबिसार को कौशल देवी से विवाह में दहेज के रूप में सौंपा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, काशी। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह के उपरांत बिंबिसार को 1 लाख वार्षिक आय वाली काशी प्रांत प्राप्त हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, महाशिला कंटक क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक प्रकार का हथियार। महाशिला कंटक एक प्रकार का हथियार था और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने लिच्छवियों से युद्ध के दौरान रथमुसल और महाशिला कंटक नामक शस्त्र का प्रयोग किया था, जिससे मगध को विजय प्राप्त हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 से 251 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के संरक्षण एवं मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में नगर प्रशासन की देखभाल के लिए कितनी समितियां बनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में नगर प्रशासन की देखभाल के लिए एक नगर परिषद होता था, जिसमें 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां काम करती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, किसकी हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने राज सत्ता पर अधिकार कर लिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने राज सत्ता पर अधिकार कर लिया था और पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, नालंदा महाविहार का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था और ये बिहार राज्य में स्थित है और इसका निर्माण गुप्त वंशीय शासक कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। यहाँ पर महायान, हीनयान एवं अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस साहित्यिक कार्य में समुद्रगुप्त की विजय अभियानों का विवरण मिलता है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विवरण मिलता है और इसकी रचना समुद्रगुप्त के सचिव हरिसेन ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 11, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसके अभियानों से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के विजय अभियानों से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन पहले भारत आया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। दिए गए ऑप्शंस में मेगास्थनीज सबसे पहले भारत आया था और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, जैन साहित्य के अनुसार बाहुबली या गोमतेश्वर सुपुत्र था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषभनाथ एवं सुनंदा का। जैन साहित्य के अनुसार बाहुबली या गोमतेश्वर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ एवं सुनंदा के सुपुत्र थे और उन्हें 1 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वह केवली कहलाए। फिर क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान बिहार के किस जिला में प्रसिद्ध बराबर की पहाड़ियाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जहानाबाद में। बराबर की पहाड़ियाँ बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में स्थित है और बराबर पहाड़ी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी बची हुई गुफाएं हैं जो चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं और इसमें से अधिकांश गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त काल के दौरान किस भाषा का अधिक विकास हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। गुप्त काल के दौरान संस्कृत भाषा का अधिक विकास हुआ था। गुप्तों के अभिलेख संस्कृत भाषा में ही मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन धर्मपाल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रमशिला। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तथा सोमपुर बिहार का निर्माण करवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 17, तुगलक काल के दौरान बिहार की राजधानी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार शरीफ। तुगलक काल के दौरान बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी और ये 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच बिहार के मुस्लिम सूबेदारों की राजधानी हुआ करती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन कुमारगुप्त के बाद उत्तराधिकारी नहीं हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकेंड ये दोनों ही कुमारगुप्त से पहले के शासक हैं, ना कि उनके बाद के। इस वजह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19, बिहार शरीफ अभिलेख संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी से। बिहार शरीफ के अभिलेख सिकंदर लोदी से संबंधित है। सिकंदर लोदी ने बिहार तथा बंगाल की समस्याओं के निवारण के लिए अभियान चलाया था और बिहार शरीफ के अभिलेख से पता चलता है कि सिकंदर लोदी ने 1495-96 ईस्वी में बंगाल के हुसैन शाह सरकी को हराकर बिहार में दरिया खां लोहानी को गवर्नर नियुक्त किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष बाबर ने अफगानियों को पराजित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1529 में। बाबर ने घाघरा के युद्ध में 1529 ईस्वी में बंगाल व बिहार की अफगान सेना को पराजित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में जिला का क्या नाम है जहां 1539 में निर्णायक युद्ध हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बक्सर। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को बक्सर में हुमायूं खां और शेर खां के मध्य हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी, जिसका मुख्य कारण उसकी अव्यवस्थित सेना एवं भाइयों का सहयोग न मिलना था। फिर क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किसका मजार बिहार के मनेर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शाह दौलत। बिहार के मनेर में मुगलों द्वारा बनवाया गया पीर हजरत मखदूम याहिया मनेरी शाह दौलत की मजार है और यह सुहरावर्दी संप्रदाय के सूफी संत थे।
फिर क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस स्थान पर मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंगेर। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 24, आरा हाउस कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आरा में। आरा हाउस बिहार राज्य के आरा जिले में स्थित है और 1857 की क्रांति के दौरान वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों को 7 दिन तक यहाँ कैद करके रखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 25, अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी ने कौन सा पद संभाला था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेना के प्रमुख का। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी सेना का प्रमुख था, लेकिन वह मुख्य सेनापति नहीं था, क्योंकि मुख्य सेनापति हमेशा बादशाह ही होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 26, गुप्त वंश से कौन जुड़े थे? तो दिए गए ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका संबंध गुप्त वंश के साथ था। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, बारहमिहिर, और दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। इन दोनों का ही संबंध गुप्त वंश के साथ था। अगर बात करें बारहमिहिर की, तो ये 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे और इनकी मुख्य रचना पंच सिद्धांतिका है और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। और अब अगर बात करें आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट भारत के महान ज्योतिषविद एवं गणितज्ञ थे और इनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टियम है और इनका संबंध भी गुप्त वंश के साथ है। वहीं अगर बात करें ब्रह्मगुप्त की, तो ब्रह्मगुप्त का संबंध गुप्त वंश के साथ नहीं है, लेकिन ये भी एक गणितज्ञ थे और इनका जन्म भीनमाल में हुआ था। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को माना है, जो कि गलत है, क्योंकि ब्रह्मगुप्त का संबंध गुप्त वंश के साथ नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्यों की सिफारिश पर कैबिनेट मिशन भारत आया। इनमें से कौन सा विषम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। 1946 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण एवं संविधान सभा के गठन जैसे मुद्दों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की, जिसके सदस्यों में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर थे। इनमें लॉर्ड इरविन कहीं भी शामिल नहीं थे। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1936। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था और इस आंदोलन की शुरुआत डांडी मार्च से होती है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ नमक सत्याग्रह की शुरुआत की तथा 240 मील की दूरी तय करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और नमक कानून का उल्लंघन किया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। लेकिन ऑप्शन सी में ये जो ईयर दिया है वो 1936 दिया है, ना कि 1930। इस वजह से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29, पुणे में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। पुणे में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। पुणे होम रूल लीग का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और मद्रास होम रूल लीग एनी बेसेंट के द्वारा नेतृत्व किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 30, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931। 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1928 में। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था
जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान के सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था और इसका मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच करना था। 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन भारत आया और इस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय न होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 32, किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1793 में। 22 मार्च 1793 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था और अस्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था या मालगुजारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। फिर क्वेश्चन नंबर 33, जमींदार निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कंपनी को राजस्व का भुगतान करना। जमींदार कंपनी को राजस्व का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार थे। फिर क्वेश्चन नंबर 34, झांसी की रानी किस वर्ष युद्ध में मारी गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1858 में। अंग्रेज जनरल यूरोप से लड़ते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई थी और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 35, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी के द्वारा। 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक को गांधी जी लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते समय अपनी मूल भाषा गुजराती में लिखी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 36, 1942 के बॉम्बे कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद ने। 1942 के बॉम्बे कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 37, मार्च 1929 में संविधान के निर्माण से पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने कितनी मांगें रखी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 14। मार्च 1929 में संविधान के निर्माण से पहले मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरी रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुसलमानों के लिए 14 मांगें रखी थी और मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 मांगों को इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समक्ष पेश किया था और जिन्ना की इन मांगों में अधिकांश मांगें अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय में स्वीकार कर ली गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 39, भारत छोड़ो आंदोलन को भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव वर्धा में 14 जुलाई 1942 को रखा गया और 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और यह प्रस्ताव पारित हुआ तथा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से प्रारंभ हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 40, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन थे। फिर क्वेश्चन नंबर 41, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो दिए गए ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं है क्योंकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 से संबंधित है न कि 1855 में। और बात करें अगर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बारे में तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अथक प्रयास किया और अंत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
लॉर्ड कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ और इसके तहत पहली बार 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में विधवा पुनर्विवाह हुआ था। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए को माना है, जो कि गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, 1784 में इनमें से किसकी स्थापना हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। जनवरी 1784 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी सर विलियम जोन्स ने भारतीय भाषाओं एवं शास्त्रों के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और इसमें प्राचीन भारत के इतिहास एवं संस्कृति की खोज तथा अध्ययन का कार्य किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 43, बस्तर के किस वन समुदाय ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बस्तर के धुरवा वन समुदाय के लोगों ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, महाभारत में कितने पर्व हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 18। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है और इस महाकाव्य में 1 लाख श्लोक हैं और इसकी संपूर्ण कथा 18 पर्वों में विभक्त है। 18 पर्वों में हरिवंश इसका परिशिष्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से किसे विष्णु अवतार माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध को। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है और बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन दक्षिणी पश्चिमी महाजनपद था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अवंती। अवंती दक्षिण पश्चिम महाजनपद था और पश्चिम तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था, जिसके 2 भाग थे। पहला भाग था उत्तरी अवंती और दूसरा भाग था दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती और अवंती के राजा थे प्रद्योत। फिर क्वेश्चन नंबर 47, संबोधि किसको संदर्भित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना। संबोधि सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना को संदर्भित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सी जोड़ी सूफीवाद से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चिश्ती एवं सुहारवर्दी। सूफीवाद सिलसिलों में चिश्ती, सुहारवर्दी, फिरदौसी, सत्तारी, कादरी, नक्शबंदी आदि संप्रदाय संबंधित हैं और भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी और ये मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए थे। और भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया ने की थी और भारत में फिरदौसी संप्रदाय की स्थापना शेख बदरुद्दीन सरकंदी ने 13वीं शताब्दी में की थी और कादरी संप्रदाय की स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद में की थी और नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने बगदाद में की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 49, विजयनगर राजाओं को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नरपति। विजयनगर के शासकों को नरपति कहा जाता था और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी और विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 50, इन हड़प्पा स्थलों में कौन नज़दीकी पड़ोसी नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, धोलावीरा। धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित एक सैंधव स्थल है और इस स्थल की खोज 1969 में जगपति जोशी ने की थी और 1989 से 1991 तक R.S. बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन किया गया और यहाँ से त्रिस्तरीय नगर नियोजन का साक्ष्य, खेल का मैदान और साइन बोर्ड आदि जैसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धोलावीरा में। हड़प्पीय पुरास्थल धोलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है और यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है
और धौलावीरा का उत्खनन सर्वप्रथम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जेपी जोशी ने किया था और 1990 से 91 के दौरान आरएस बिष्ट के द्वारा व्यापक पैमाने पर इसका उत्खनन किया गया था और यहाँ से त्रिस्तरीय नगर नियोजन दुर्ग, मध्यम तथा निचला नगर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेलुहा। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलता है और हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ विस्तृत व्यापारिक संबंध था। यहाँ जल एवं थल दोनों मार्गों के द्वारा व्यापार होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता की 2 सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गेहूं और जौ। सैंधव निवासियों का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था और यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ हुआ करती थी और यहाँ पे गेहूं और जौ इनका 2 महत्वपूर्ण फसल हुआ करता था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा कालीन व्यापारिक गतिविधियों का एक महान केंद्र था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। हड़प्पी नगर लोथल व्यापारिक गतिविधियों का एक महान केंद्र था और लोथल भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद में स्थित स्थल है और 1955 से 1962 के मध्य एस.आर. राव के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई थी और यहाँ से फारस की मुहर, तांबा, काचली मिट्टी के मनके, सोने के आभूषण का साक्ष्य, मृदभांड पर चालाक लोमड़ी का दृश्यांकन आदि मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापारियों का अल्पतंत्र। हड़प्पा कालीन नगरों की शासन व्यवस्था के विषय में हमें कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जो भी साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हम ये कहते हैं कि हड़प्पा नगरों पर जो शासन करता था वो व्यापारियों का अल्पतंत्र करता था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद से। भारत के प्रतीक चिन्ह के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है और यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है और इस उपनिषद को हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों के मुक्तिता सिद्धांत में 5वें स्थान पर सूचीबद्ध किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है। इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपनिषद। जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, यह विचारधारा उपनिषद से ली गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पशु चोरी। ऋग्वेद में पशु चोरी का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है और ऋग्वेदिक समाज कबीलाई, घुमंतू एवं पशुपालक समाज था जिसमें पशुओं की महत्ता अधिक थी और पशुओं के लिए ही युद्ध होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक काल में किन लोगों को पड़ी विशेषण से अभिहित किया जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जो व्यापार को नियंत्रित करते थे। वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पड़ी वर्ग के लोग करते थे और पड़ी शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कई स्थान पर हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में धन उधार देने का वर्णन मिलता है। यह यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और इसे लघु वेद की संज्ञा भी दी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने राजधानी को अस्थायी रूप से गिरिब्रज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो दिए गए ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा व सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया था। इस वजह से एस्टेट आयोग ने अपने उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर मूल्यांकन से बाहर कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 12, घोषिता राम विहार निम्नलिखित में से किस जगह पर अवस्थित था?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कौसाम्बी। घोषिताराम विहार कौसाम्बी जिले में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, ब्राह्मण धर्म में किस संप्रदाय के उदय के साथ मूर्ति पूजा की परंपरा का प्रारंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भागवत संप्रदाय। ब्राह्मण धर्म में भागवत संप्रदाय के साथ मूर्ति पूजा की परंपरा का प्रारंभ हुआ और भागवत धर्म के प्रवर्तक ऋषिवंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव देवकृष्ण भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म ग्रंथों का महानतम टीकाकार कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बुद्ध घोष। बौद्ध धर्म के महानतम टीकाकार बुद्ध घोष थे और ये पाली साहित्य के महान विद्वान थे। फिर क्वेश्चन नंबर 15, महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु या संत थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संभूति विजय। महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु या संत संभूति विजय थे। फिर क्वेश्चन नंबर 16, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 7। मेगस्थनीज के अनुसार तत्कालीन समय में भारतीय समाज में 7 श्रेणियां थी। पहला दार्शनिक का, दूसरा कृषक का, तीसरा पशुपालक या शिकारी का, चौथा कारीगर, शिल्पी और व्यापारी का, पांचवा योद्धा या सैनिक का, छठवां निरीक्षक का और सातवां सभासद, पार्षद और मंत्री का। फिर क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, अशोक के निम्नलिखित के शिलालेख में कराधान का विशेष उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रुम्मिनदेई शिलालेख। रुम्मिनदेई शिलालेख में कराधान का विशेष उल्लेख है। मौर्य सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद हिंसा की नीति को त्याग कर धर्म की नीति का पालन करना शुरू कर देता है और इसी क्रम में वह गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी होने के कारण वहां का भूमिकर घटाकर 1/8 कर देता है और बलि नामक कर पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों के अनुसार संपूर्ण मौर्य वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 137 वर्षों तक। फिर क्वेश्चन नंबर 20, मौर्य काल में मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चांदी और ताम्र। मौर्य काल में मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए चांदी और ताम्र का प्रयोग किया जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 21, मौर्य काल में राजकीय भवन मुख्यतः किस वस्तु से निर्मित किए जाते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लकड़ी से। मौर्य काल में राजकीय भवन मुख्यतः लकड़ी के बनाए जाते थे और स्ट्रेबो ने पाटलिपुत्र के बारे में बताया है कि यह गंगा एवं सोन नदियों के तट पर स्थित था और इसकी लंबाई 80 एवं चौड़ाई 18 स्टेडिया थी और नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार बनी थी। इसमें 64 द्वार और 570 बुर्ज थे जो लकड़ी के बने थे। फिर क्वेश्चन नंबर 22, शिलालेखों में उल्लिखित अशोक का एकमात्र पुत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तिवल। शिलालेखों में उल्लिखित अशोक का एकमात्र पुत्र तिवल है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र सरकार के किस अधिकारी के पास राजकीय आय या राजस्व नियंत्रण का प्रभार होता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, समाहर्ता। मौर्य काल में समाहर्ता नामक अधिकारी राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था और राजकीय करों को संग्रह करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना, ये कार्य ये करता था। फिर क्वेश्चन नंबर 24, अशोक का धर्म मूलतः था एक? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक धार्मिक समस्याओं के प्रति लौकिक दृष्टिकोण। फिर क्वेश्चन नंबर 25, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में चीनी भारत को किस नाम से जानते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ताहिया। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में चीनी भारत को ताहिया नाम से जानते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कला शैलियों में से किस कला परंपरा में बुद्ध को सर्वप्रथम मानवीय रूप से चित्रित किए जाने का प्रमाण मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधार।
गांधार कला शैली में बुद्ध को सर्वप्रथम मानवीय रूप से चित्रित किया गया था और इस कला के महत्व को उजागर करने का श्रेय सर्वप्रथम डॉक्टर लिटनर को जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में किस नगर का सजीव वर्णन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साकल। मिलिंद पन्हों में साकल नगर का सजीव वर्णन किया गया है और मिलिंद पन्हों की रचना 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच मानी जाती है और इसमें बौद्ध ऋषि नागसेन एवं यूनानी शासक मिनांडर प्रथम के बीच सियालकोट में हुए संवाद का संग्रह है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पेन चाओ ने। चीनी जनरल पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। फिर क्वेश्चन नंबर 29, संगम युग में भारत द्वारा आयातित सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सोना और चांदी। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस भारतीय पशु पक्षी का व्यापक रूप से रोम में निर्यात किया जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मयूर यानी कि मोर का। संगम काल में मयूर का निर्यात व्यापक रूप से रोम में किया जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली के मेहरौली के कुबतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्र। दिल्ली के मेहरौली के कुबतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ चंद्र नामक राजा की स्मृति में है और चंद्र नामक राजा को इतिहास में गुप्त वंशी सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसका संबंध वराहमिहिर से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, योग यात्रा का। वराहमिहिर 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे और योग यात्रा नामक ग्रंथ इनसे संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम कालिदास की नहीं बल्कि दंडी की रचना है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर भारत के किस नगर को सर्वोत्तम रेशम उत्पादन केंद्र माना जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वाराणसी। उत्तर भारत के वाराणसी नगर को सर्वोत्तम रेशम उत्पादन केंद्र माना जाता था और वाराणसी प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर अवस्थित था और पतंजलि के अनुसार उस समय मथुरा सटका नामक वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस देश के व्यापारियों का रेशम व्यापार पर एकाधिकार था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीनी। चीन के व्यापारियों का रेशम व्यापार पर एकाधिकार था। फिर क्वेश्चन नंबर 36, कृषि उत्पादन में राजा का अंश या भाग सामान्यतः क्या कहलाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि उत्पादन में राजा का अंश या भाग नॉर्मली भाग कहलाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 37, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जिनमें दूसरा स्थान किसका था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किसान का। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था और जिनमें पहला स्थान दार्शनिक का, दूसरा किसान का, तीसरा पशुपालक का, चौथा कारीगर का, 5वां सैनिक का, 6वां पर्यवेक्षक का और 7वां पार्षद का था। फिर क्वेश्चन नंबर 38, 9वीं शताब्दी का मेधातिथि किस प्रसिद्ध ग्रंथ का टीकाकार था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मनुस्मृति। मेधातिथि मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार थे और इनके अनुसार शस्त्र धारण करना हर व्यक्ति का अधिकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मठ की स्थापना नहीं की थी? तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया था और अपने कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए इन्होंने देश के चारों दिशाओं, उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका में प्रसिद्ध मठों की स्थापना की थी। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए, काशी को माना है, जबकि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, कांची दोनों होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40, शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए किस प्रकार के भूमि अनुदान प्रदान किए जाते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साला भोग।
चोल काल में शैक्षणिक प्रयोजन के लिए सालाभोग नामक भूमि अनुदान में दिया जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 41, सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के लिए किस नाम या संज्ञा का प्रयोग किया जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मसाहत। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के लिए मसाहत शब्द का प्रयोग किया जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 42, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अकाल संहिता तैयार की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए अकाल संहिता तैयार करवाया था और इसके लिए इसने दिल्ली में राहत शिविर खोले, कुएं खोदने एवं बीज और हल खरीदने के लिए कृषकों को कृषि ऋण भी प्रदान करवाए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 43, मुस्लिम शासन की स्थापना से पूर्व कश्मीर किस धार्मिक संप्रदाय का केंद्र था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शैव संप्रदाय का। मुस्लिम शासन की स्थापना से पूर्व कश्मीर शैव संप्रदाय का केंद्र था। फिर क्वेश्चन नंबर 44, बहमनी साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तराफ या अतराफ। बहमनी साम्राज्य के प्रांतों को तराफ या अतराफ कहा जाता था और मोहम्मद शाह प्रथम को बहमनी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा वाद्य सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वीणा। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य था, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर मृदंगम को माना है, जो कि गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, वह मुस्लिम लेखक कौन था जो संस्कृत का एक निष्णात विद्वान था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अलबरूनी। अलबरूनी संस्कृत का एक निष्णात विद्वान था और इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म में हुआ था। वह अरबी, फारसी, संस्कृत, यूनानी और सीरियाई भाषा का अच्छा ज्ञाता था और यह महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद तत्कालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य ने। फिर क्वेश्चन नंबर 48, भूमि के उत्पाद में भू राजस्व के रूप में मराठा राज्य का कितना हिस्सा होता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 40%। भूमि के उत्पाद में भू राजस्व के रूप में मराठा राज्य का 40% हिस्सा होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 49, अंग्रेजी सेना के कमांडर सर ह्यूरोज ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसे विद्रोहियों का सर्वोत्तम और सबसे बहादुर नेता बताया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश कमांडर सर ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम और सबसे बहादुर नेता बताया था और झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 50, गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडियन ओपिनियन। गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन है और गांधी जी ने इसका प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में किया था और दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना एवं टॉलस्टॉय फॉर्म तथा 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी की थी और गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज है जिसका प्रकाशन इन्होंने 1909 ईस्वी में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, जापान पर नाभिकीय हमले का आदेश किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रूमैन ने। जापान पर नाभिकीय हमले का आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 52, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगवेली थे और ट्रिगवेली नॉर्वे के निवासी थे और इन्होंने 1946 से लेकर 1953 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव के रूप में कार्य किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 53, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लीमेंट एटली। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और एटली लेबर पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे और इनके ही प्रधानमंत्री काल के दौरान भारत को स्वतंत्रता मिली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 54, गजनी राजवंश का संस्थापक था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्पतगीन। गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था और अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन इस वंश का सुल्तान बना। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्न कथनों में कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। यह कथन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है क्योंकि अल-बरूनी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष न होकर मुसलमानों के प्रति ज़्यादा समर्पित था। फिर क्वेश्चन नंबर 56, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी और वह 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 57, स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बलबन ने। बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था और बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांत की स्थापना की तथा राजत्व के इन विचारों का विस्तार पूर्वक विवेचना भी किया। फिर क्वेश्चन नंबर 58, किस शासक ने मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह बनवाया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह को इल्तुतमिश ने बनवाया था और इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने ही सुल्तानगढ़ी में अपने पुत्र नसीरुद्दीन का मकबरा, बदायूं में स्थित हौज शमसी तथा शमसी ईदगाह नामक भवन का निर्माण और नागौर में स्थित अतरकीन का दरवाज़ा भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 59, इल्तुतमिश ने किस शासक को हराया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आराम शाह को। इल्तुतमिश ने दिल्ली के सुल्तान आराम शाह को हराया था और उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। फिर क्वेश्चन नंबर 60, कहाँ के खलीफा से इल्तुतमिश ने खिलअत प्राप्त किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बगदाद। इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल-मुंतसिर बिल्लाल से खिलअत प्राप्त किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं नामा हुमायूं की जीवनी। हुमायूं नामा में हुमायूं की जीवनी का वर्णन है। वहीं बाबर नामा बाबर की आत्मकथा है, रज़्म नामा महाभारत का फारसी अनुवाद है और बादशाह नामा शाहजहां के शासनकाल का इतिहास है। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न के सही उत्तर ऑप्शन सी को माना है जो कि गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, राजपूताना के किस राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेवाड़। राजपूताना के मेवाड़ राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मेवाड़ में सिसोदिया वंश का राज्य था और वहां का तत्कालीन शासक राणा सांगा का पुत्र उदय सिंह था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 63, मान सिंह के बारे में क्या गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप के सेनापति थे। मान सिंह महाराणा प्रताप के नहीं बल्कि अकबर के सेनापति थे, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, अकबर के सैन्य अभियान के संदर्भ में सही क्रम को पहचाने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मालवा विजय 1561 में हुआ था, गोंडवाना विजय 1564 में हुआ था, गुजरात विजय 1572 में हुआ था और असीरगढ़ विजय 1601 ईस्वी में हुआ था।
यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, अकबर और दक्कन के राज्यों के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर अहमदनगर की किले पर नियंत्रण करने में असफल रहा। यह कथन अकबर और दक्कन के राज्यों के संबंध के बारे में सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, अकबर के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शाही परिवार की महिलाओं के लिए मीना बाजार आयोजित करने की परंपरा की शुरुआत की। अकबर के बारे में यह कथन सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, कौन सही सुमेलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आमिल गुजार राजस्व वसूली करने वाला। राजस्व वसूली करने वाले को आमिल गुजार कहते थे, कृषि भूमि का हिसाब रखने वाले को अमीन कहते थे और सूबे के गुप्तचर विभाग का प्रमुख वाकिया नवीस कहलाता था और परगने का हिसाब किताब रखने वाले को कारकुन कहा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर कासिम। मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब मीर कासिम बना और मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था क्योंकि मुंगेर में अंग्रेजों का प्रभाव बहुत कम था। फिर क्वेश्चन नंबर 69, सरफराज खां किसके एक अक्षम पुत्र हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुर्शीद कुली खां के। सरफराज खां मुर्शीद कुली खां का एक अक्षम पुत्र था। मुर्शीद कुली खां के बाद सरफराज खां बंगाल का नवाब बना और इसके विरुद्ध विद्रोह कर अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 70, लेफ्टिनेंट निकोल और क्रो किस लड़ाई में कहाँ शामिल थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बक्सर की लड़ाई में। लेफ्टिनेंट निकोल और क्रो बक्सर की लड़ाई में शामिल हुए थे और बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों तथा बंगाल, अवध के नवाब और मुगल बादशाह की संयुक्त सेना के बीच हुआ था जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 71, कथन ए, कंपनी ने भारतीय राज्य पर कब्जा करने से पहले अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और राजनयिक तरीकों का इस्तेमाल किया। कथन बी, कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासियों को नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य है और बी ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, मुगल सिंहासन ग्रहण करने से पहले शाह आलम द्वितीय का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रिंस अली गौहर। मुगल सिंहासन ग्रहण करने से पहले शाह आलम द्वितीय का नाम प्रिंस अली गौहर था और शाह आलम द्वितीय ने 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक शासन किया था और इसी के काल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली को भी जीत लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों ने अपने हथियारों की ताकत से ज़्यादा अपने कूटनीतिक कौशल से जीती थी। दूसरा कथन, बक्सर की लड़ाई इलाहाबाद की संधि और अवध के नवाब के साथ समझौते के साथ समाप्त हुई थी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासियों की नियुक्ति की। दूसरा, निवासी स्थानीय अदालत में शाही शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। तीसरा, 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया। और चौथा, निवासियों ने वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग किया, कूट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कथन सही है, लेकिन चौथा जो कथन है वो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं
जैसे सूर्य की किरणें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नाना साहब। 1857 के विद्रोह के नायकों में नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। और 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व किया था और तात्या टोपे इनके सहायक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आउट्रम और टेलर ने। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। फिर क्वेश्चन नंबर 77, वाजिद अली शाह किस कला में माहिर थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कथक में। वाजिद अली शाह कथक में माहिर थे। फिर क्वेश्चन नंबर 78, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर.सी. मजुमदार ने। इतिहासकार आर.सी. मजुमदार ने लिखा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। वास्तव में मजुमदार का मत था कि 1857 में भारतीयों और सैनिकों के अंदर राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना का अभाव था। फिर क्वेश्चन नंबर 79, बैरकपुर किस राज्य में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, हिंदी फिल्म मंगल पांडे में मंगल पांडे की भूमिका किसने निभाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आमिर खान ने। हिंदी फिल्म मंगल पांडे में मंगल पांडे की भूमिका अभिनेता आमिर खान ने निभाई थी और यह फिल्म 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 81, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बम्बई में। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में आयोजित हुआ था और 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था और इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, अंबिका चरण मजुमदार ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1916 में। अंबिका चरण मजुमदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दिए गए ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और यहाँ सारे ही ऑप्शन में अक्टूबर दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई माजदा यासन से संबद्ध थे? पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा नेरोजी फरदोनजी, तीसरा एस.एस. बंगाली। निम्न में से सही उत्तर का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही रहनुमाई माजदा यासन से संबद्ध थे। 1851 में कुछ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों ने रहनुमाई माजदा यासन सभा गठित की, जिसका उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना था और पारसी धर्म की पुनः प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना था। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता नेरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, आर.के. कामा और एस.एस. बंगाली थे और इस सभा ने एक पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का भी प्रकाशन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था और दादा भाई नौरोजी को लोग भारत के वयोवृद्ध नेता और भारत के ग्लेडस्टन कहा करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 86,
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 16 अक्टूबर 1905 किन कारणों से प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन की घोषणा के कारण। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा के लिए प्रसिद्ध है और बंगाल विभाजन की घोषणा का कारण राजनीतिक था, क्योंकि बंगाल धीरे धीरे क्रांतिकारियों का गढ़ बनते जा रहा था और इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 87, किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, गांधी जी ने कॉलेज की शिक्षा कहाँ से हासिल की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सामलदास कॉलेज से। गांधी जी ने कॉलेज की शिक्षा सामलदास कॉलेज से हासिल की थी और 1891 में इन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्टरी पास की और पहले राजकोट में और फिर बम्बई में वकालत करने लगे। फिर क्वेश्चन नंबर 89, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र गुहा। फिर क्वेश्चन नंबर 90, रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए देशव्यापी विरोध के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हंटर आयोग का। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था और इसके सदस्य लॉर्ड हंटर, जस्टिन रस्किन, मिस्टर राइस, सर जॉर्ज बरो, सर टॉमस स्मिथ, चिमनलाल सीतलवाड़ आदि थे। फिर क्वेश्चन नंबर 91, बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मौलाना मजहरुल हक। चंपारण सत्याग्रह के पूर्व ही बिहार विद्यापीठ की नींव पड़ गई थी और बिहार विद्यापीठ बनाने के लिए 1916 में ब्रजकिशोर प्रसाद ने विधान परिषद में आवाज उठाई थी और महात्मा गांधी ने मौलाना मजहरुल हक को बिहार विद्यापीठ का प्रथम कुलपति बनाया और ब्रजकिशोर प्रसाद को उप कुलपति बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 92, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुआ था, जबकि साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को आया था, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1927 को माना है, न कि 1928 को। फिर क्वेश्चन नंबर 93, 1929 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और यह अधिवेशन दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित किया गया था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 94, दारुल उलूम देवबंद की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ने। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम नौनतवी और रशीद अहमद गंगोही ने सहारनपुर में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 95, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1941 में। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया और जापान के हमले से अमेरिका के 8 में से 6 जंगी जहाज तथा 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए थे। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इसे कलंक का दिन कहा और दिसंबर 1941 को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 96, दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन का सबसे बड़ा बेस कहाँ था? तो दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन का सबसे बड़ा बेस सियोल में था। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। तो ऑप्शन बी और सी इन दोनों में ही सियोल लिखा गया है, तो इन दोनों में से किसी को भी आप सही आंसर मान सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 97, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल ब्रेक की घटना बिहार के किस जेल में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर आदर्श कारागार में। वैसे ऑप्शन सी में भी भागलपुर आदर्श कारागार ही है, तो आप चाहे ऑप्शन बी
या ऑप्शन सी, इन दोनों में से किसी को भी सही आंसर मान सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 98, जापानी नौसेना ने कब आत्मसमर्पण किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1945 को। फिर क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से कौन सी हिंदी फिल्म विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। धर्मपुत्र, पिंजर और गर्म हवा, ये तीनों ही फिल्में भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, पुलिस कार्रवाई के द्वारा किस देसी रियासत को भारत में मिलाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हैदराबाद को। स्वतंत्रता के बाद देसी रियासत हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सैनिक हैदराबाद रियासत में घुस गए और 5 दिन की कार्रवाई के बाद 18 सितंबर को हैदराबाद ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया और इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए हिस्ट्री के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए हिस्ट्री के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।